हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो काफी यहाँ पे जो है प्रशिक्षण भी देते होंगे इस बारे में। तो आप लोग क्या जानकारी रखते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जा सकता है, कौन बताएगा? मैं चाहूंगी आप लोग अपने हाथ उठाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से जो हमारी महिला किसान बहन है उन्होंने ही सबसे पहले हाथ उठाया है। जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो ज्यादा जो इस कार्यक्रम में है वो आगे पार्टिसिपेट करी हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजोक्ता है और मैं जिला झज्जर से हूँ। जी, ये जो हम फसल बोते हैं और उसको जो हम हाथ से कटाई करते हैं, आजकल धान कट रहे हैं तो कई मजदूरों से कटवाते हैं तो वो ज़्यादातर हाथ से ही कटाई होती है, मशीनों से नहीं कराते। हम उसको हाथ से कटाते हैं तो वो अपने हाथ से 8 इंच ऊपर से वो काटते हैं ताकि हाथ पे कोई वो ना आए। उसके बाद में वो जो नीचे रह जाते हैं उसके फूस वगैरह जो रह जाता है उसको जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसी कई मशीनें चलाई हुई हैं तो जो उनको बारीकी उससे काटते हैं। फिर उनको जड़ से काटा जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक उसके अवशेष होने के बाद में वो हमारे खेत की मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जिससे हमारी जो खेतों की मिट्टी है वो उसकी उर्वरक शक्ति वैसी ही बनी रहती है जैसी हमारी। और क्योंकि कई लोग होते हैं जो उनको जलाने के लिए वो करते हैं, उनको हम यही एडवाइस देते हैं कि इनको जलाया ना जाए। इनको आजकल ऐसी मशीन चली हुई है, कंप्यूटराइज्ड भी चली हुई है कि जो बारीक करके इनको वापस हमारी ही मिट्टी में उनको मिला देते हैं। बिल्कुल। तो संजुक्ता जी ने काफी सुंदर जो है वो उत्तर दिया है, और लेकिन ये कितना सही है कितना सटीक है ये तो हमारे कृषि वैज्ञानिक ही जो है वो बता पाएंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा कि किस तरीके से वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जा सकता है? जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम महावीर सिंह है, गांव मेरा डासा है। अब तक ये चलता रहा है कि भाई पराली काटने के बाद में क्या कुछ किया जाए। कई किसान ऐसे हैं बेचारे जिनके पास फसल ज्यादा है, वो कटाई भी नहीं करवा सकता। सबसे बढ़िया तरीका ये है अपने 1 एकड़ के कोने में एक गड्ढा खुदवाया जा और उसमें कटवा के इसको डाल दिया जा। थोड़ा बहुत इधर से या घर से इसके ऊपर गोबर डाल दिया जा, उसमें पानी लगा दिया जा, सड़कें बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगले साल उसने खेत में डाल दी। अगर हम फसल कटने के बाद में धान के उसी टाइम इसको खेत में काटते हैं या और कुछ करते हैं तो अगली जो फसल लगाते हैं उसके जर्मिनेशन में अंतर आ जाता है। उतना जर्मिनेशन नहीं होता और ना फसल की उतनी ग्रोथ हो पाती क्योंकि वो सड़ा नहीं है और बीमारी रूप धारण कर जाती है। तो इससे सड़ाना जरूरी है जिससे प्रदूषण भी ना हो, ना धुआं हो और कई साल की उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ? बिल्कुल बताइए कि वैज्ञानिक विधि से कैसे करें? वैज्ञानिक विधि से जैसे कंबाइंड से हम जो है धान की कटाई करवा देते हैं, जीरो ड्रिल से उसकी सीधी बुआई हम कर सकते हैं या हैप्पी सीडर से सीधी बुआई हो जाती है। उससे जो नीचे अवशेष बचते हैं जिस टाइम हम पानी लगाते हैं उसका बढ़िया खाद लगता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। जी, जो फसल अवशेष हमारे रह जाते हैं जमीन में फसल काटने के बाद में, हम उनको 2-3 मशीन है, उनमें एक विशेष रूप से रूटावेटर नाम से है। रूटावेटर से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसमें एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक ये तैयार करवाते हैं यहाँ के विज्ञान केंद्र वाले भी। 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में डाल के वो एक केमिकल तैयार किया जाता है, कल्चर बोलते हैं उसको। उस कल्चर का छिड़काव अगर जो खेत में कर दिया तो 20 से 25 दिन में वो अवशेष खत्म हो जाते हैं और फसल हमारी जमीन उर्वरक हो जाएगी और फसल के लिए बोने के अगली फसल बोने के लिए टाइम बच जाएगा उनके पास। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें 4 जो हैं वो जवाब मिले हैं। अब आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे वैज्ञानिकों का और जानते हैं कि किसने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है। जी ये मास्टर जी जो आपके शिकारपुर गांव से आए हुए हैं, इन्होंने काफी जो है सही जवाब दिया है। तो कि किसान कब के हकदार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए और अपना किसान कप ले जाइए। आइए और इनके लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक किसान कप ना मिल जाए। और आइए रुक करते हैं हमारे वैज्ञानिकों का। किसान भाइयों जो ये फसल का अवशेष है इसको कैसे हमें वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध करना है। खास बात यह है कि जैसे किसान भाई ने कुछ ने बताया था कि पहले किसान इसको जला देते थे तो उससे बहुत सारी समस्या पैदा होती थी। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो सरकार ने बहुत सारी मशीनरी भी इसमें दी है, तो ये है कि जो फसल का अवशेष यानी कि जो लोग कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है तो नीचे का काफ़ी भाग जो है खेत में बच जाता है, जिसको हम अवशेष के रूप में कहते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें न्यूट्रिशनल जो है ना सारी जो
चीज़ें हैं, पोषक तत्व, वो बहुत काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उनको जो अब जैसे मशीन आई है, कई मशीनें हैं कि जो आप, क्योंकि धान की होता क्या है कि कभी कभी लेट जो है इसकी कटाई होती है, तो किसान को गेहूं बोने की जल्दी होती है, तो उसको बीच में इतना समय नहीं होता कि वो सारी प्रक्रिया कर सके। तो इसके लिए हैप्पी सीडर जो दिया है मशीन है, उसके द्वारा डायरेक्ट जो है सीधी किसान भाई जो है गेहूं की बिजाई कर सकता है। तो उससे समय की भी बचत होती है, साथ ही साथ जो आपकी लागत आती है, क्योंकि उसके जुताई करने के लिए कभी कभी 5-6 हज़ार तक जो है 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। तो आप मशीन के द्वारा, हैप्पी सीडर के द्वारा अगर सीधी बुआई करते हैं तो ये लागत आपकी बचती है, इसका आपको मुनाफा होता है। इसके अलावा जो कुछ और मशीनें हैं जैसे मल्चर वगैरह है, अगर हम उनको खेत में चलाते हैं तो क्या करते हैं कि जो अवशेष है उसके छोटे टुकड़ों में उसको कर देते हैं। उस छोटे टुकड़े को अगर हम जैसे रूटावेटर से एक भी जुताई कर देते हैं तो पूरी जो है वो खेत में अच्छी तरह से मिल जाता है। वो जो पोषक तत्व है, उर्वरकता शक्ति है उसकी जो अपनी मिट्टी की, वो बढ़ती है। क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट चला हुआ है सरकार का, इसका सबसे पहले उद्देश्य एक तो ये था कि भाई इसमें मिट्टी की जांच की जाए पहले, कि आज हम अगर फसल अवशेषों को उसी मिट्टी में मिला रहे हैं, वो 3 साल बाद हम देखते हैं उसमें कि क्या पोषक, इसकी जो मृदा की उर्वरकता शक्ति है उसमें कितना अंतर आया। क्योंकि जो नीचे का भाग है फसल का, उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो मशीनरी के द्वारा इसका जो है प्रबंध आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके जो आपका अवशेष है नीचे का, उसकी कटाई करके भी जो है आप विभिन्न तरह की जो है कंपोस्ट आप बना सकते हैं। उस कंपोस्ट से आपके जो चीज़ें आपकी जैसे डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, उनको आप मिला के 1-1.5 महीना में उसकी अच्छी खाद आप बना सकते हैं। साथ ही साथ उसको आप जो वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए की खाद होती है, इसका जो महीन भूसा होता है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि एक भाग जो है इसका आपका अवशेष, वो 3 भाग गोबर को आप मिला के आप एक साथ प्रयोग करते हो तो जो खाद है आपकी केंचुए की, वो भी अच्छी बनती है। तो इसके साथ साथ एक किसान भाई ने बताया भी था थोड़ा कि इसके जो अवशेष हैं इसका भूसा बना के हम जो बटन मशरूम है उसको भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जो गेहूं का भूसा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, वो जो धान का भूसा है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो इसको हम मशरूम के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका बड़ा भाग भी है वो पेड़ी स्ट्राइक मशरूम होती है, उस मशरूम को उगाने के लिए भी इसका नीचे का जो भाग है पूरा का पूरा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वैज्ञानिक विधि से इसे मशीनरी द्वारा, एक उद्देश्य है कि उस जो अवशेष है उसको अच्छी तरह उसी खेत में मिला कर उसकी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाना है। चाहे वो आप कंपोस्ट बना के बढ़ा रहे हो, चाहे वहीं आप जो है मशीनरी के द्वारा माध्यम से मिला के बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, तो काफी विस्तार से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने जानकारी दी। और जब एक किसी भी विषय के संबंध में जब हम कुछ ज्यादा जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, तो उसे हम समझने की भी अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, और जिससे कि खेती किसानी का क्षेत्र हो या फिर क्षेत्र हो पशुपालन का, उसमें भी हमें काफी उसमें सहायता मिलती है। तो भाई एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे किसान भाई बहनों का, और अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हैप्पी सीडर से या फिर कहें जीरो सीड कम फर्टिलाइजर से किस तरह से जो है वो गेहूं की जो है वो बुआई की जा सकती है। आप में से कौन बताएगा? मैं चाहूंगी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने यहाँ पर हाथ उठाया है, और आइए जानते हैं इनसे क्या उत्तर देंगे। गेहूं की बुआई जो हम धान की कटाई के बाद करते हैं, हैप्पी सीडर जीरो ड्रिल से डायरेक्ट बुआई, उससे एक तो जो हम जुताई करते हैं वो खर्चा जो हमारा बचता है, 5-4 हज़ार रुपये जो लगते हैं किसान का वो बच जाता है। सीधी बुआई करते हैं 1000 या 1200 रुपये में उसकी बुआई हो जाती है। इससे जो है हमारा खर्चा बचता है, और खाद भी लगती है, पहले ही हम बता चुके हैं ये उसकी फसल अवशेषों के बारे में। ये हमारा वो फायदा है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आप में से कोई और बताना चाहेगा इसके बारे में? बिल्कुल, पीछे हमारे एक और किसान भाई हैं, उन्होंने भी अपना हाथ उठाया है, और आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इसकी बुआई इससे की जा सकती है। जी, मेरा नाम भूम सिंह, सारंगपुर गांव से। जी, धान की कटाई के बाद जो 5-6 इंच के जो अवशेष बच जाते हैं, आप हैप्पी सीडर से अगर बुआई करते हो डायरेक्ट, एक ही बार में खाद और गेहूँ दोनों इकट्ठी बुआई हो जाती है उनकी। और जिस खेत में खरपतवार कुछ ज़्यादा है उसमें हैप्पी सीडर बहुत अच्छा काम करता है। वो आगे खरपतवार को काट देता है, पीछे से बुआई हो जाती है। और जो साफ खेत है उसमें खाली अवशेष है, उसमें सीड टिल से सीधी बुआई हो जाती है। उसमें समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 जवाब हमें मिले हैं, और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारे विशेषज्ञों की तरफ, और आपसे अब जानना चाहेंगे कि किसने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसके बारे में। कि ये भूम जो सारंगपुर के किसान हैं, इन्होंने काफी कुछ जो है सही जवाब दिया। बिल्कुल, तो भूम सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। आइए और अपना किसान कप जो है वो ले जाइए यहाँ से।
और अब हमारे वैज्ञानिकों से जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। जो हमारा धान की बुआई करने के बाद जो हम धान की कटाई होती है, वापस गेहूं की बुआई होती है, तो हमारे पास समय का अभाव होता है और हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो इसके अंदर जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इस पे काफ़ी काम कर रही है, जो एक मशीन है हैप्पी सीडर, जिस पे 2003 से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, जो मतलब कंबाइन से जो धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उस मशीन के द्वारा गेहूँ की सीधी बुआई कर सकते हैं। वैसे किसान भाई 1 एकड़ में यदि हम गेहूँ की जुताई करें, जो फसल अवशेष खेत के अंदर है उसको मिलाने, उसको मैनेजमेंट करने में जो हमारा लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास हैप्पी सीडर मशीन के द्वारा हम 1000 से 1200 रुपये में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और ये हैप्पी सीडर उसी खेत में जो कंबाइन से धान की हार्वेस्टिंग होती है, जो हमारे इस दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर जहाँ से ज़्यादातर धान की हाथ से कटाई होती है, और हाथ से यदि किसान ऊपर से यदि धान की कटाई कर रहा है, जो मजदूर होते हैं यदि धान की कटाई काफ़ी ऊपर से करते हैं, तो हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर सरब मास्टर और मल्चर मशीनरी जो उपलब्ध है, यदि उस मशीनरी के द्वारा भी आप अपने फसल अवशेषों को भूमि पे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और 0 सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के द्वारा भी बुआई कर सकते हैं। उसमें भी लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये उसमें भी खेत जुताई का खर्चा आ जाता है। लेकिन जब हम 0 सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से जुताई करते हैं तो फसल भी हमारी अच्छी होती है और बिल्कुल 500 रुपये में हमारे गेहूँ की जुताई हो जाती है। जो गेहूँ के जो खर्चा आता है वो बहुत कम, जुताई का खर्चा वो बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, तो काफी अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ पर हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं। हमारे घर बैठे जो किसान इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये सभी जानकारियां उन सबके भी काफी काम आएंगी। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे किसान भाई बहनों का। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सब्जी लगाने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य किस तरह से किया जा सकता है? क्या जवाब देंगे इसके बारे में, और कौन जवाब देगा वो देखना है। कोई हाथ उठाएगा अपना? सब्जी क्षेत्र में, जो सब्जी वाले जो क्षेत्र है हमारे देश के, वहां पर किस तरह से फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो किया जा सकता है? कौन बताएगा इसके बारे में? कोई ऐसा जैसे थोड़ी सी भी जानकारी हो? बिल्कुल, यहाँ से एक बार फिर से हमारे किसान भाई ने अपना हाथ उठाया है और आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जी, सब्जी कई किस्म की होती है जी। बेल की है, बेल की जिस समय उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, फसल ख़त्म हो जाएगी, तो उस बेल को इकट्ठा करके या वहीं जुताई करके उसको ख़त्म करते हैं। और कल्चर एक विज्ञान केंद्र वाले तैयार करवाते हैं। वो कल्चर का छिड़काव करने से हरी बेल जो है या उनके पौधे इकट्ठा करके या वहाँ के वहीं वो मुश्किल से 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया और आसान, किसान के लिए आसान भी और सस्ता भी, सबसे बढ़िया तरीका ये है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो हमें मिली। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से सब्जी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर फसल अवशेष का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है? जी पूजा जी। जैसे कि ये सब्जियां होती है, उनके पत्ते होते हैं, सब्जियां तो यूज कर लेते हैं, पत्ते यूज नहीं होते, उन्हें सड़ा गलाकर उनका खाद यूज किया जा सकता है। और जैसे कि बेल वेल है, इनको भी मतलब कि जमीन में वो करके सड़ा गला के इनका खाद करके, ताकि हमारी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ बने, अच्छी फसल हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 जवाब जो हैं वो हमें मिले हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे वैज्ञानिकों का और जानते हैं कि किसने सही जो है वो जवाब दिया है। जी, किसने बताया है इसके बारे में? इसका जवाब तो जैसे मेनली जो बागवानी या सब्जी का ज़्यादातर महिलाएं भी किचन गार्डन में करती हैं, तो पूजा का जवाब बहुत अच्छा रहा है। और ये पूजा जी हकदार बनती है किसान कप का। बिल्कुल पूजा जी यहाँ पे आइए, जोरदार तालियां पूजा जी के लिए होनी चाहिए यहाँ। और ये लीजिए पूजा जी, आप इस किसान कप की हकदार है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। जो बागवानी फसलों की खेती है उसमें फसल अवशेष के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें एक यंत्र आता है डिप, जो मोल्ड प्लाऊ है, जो कि फसल धान की पराली है इसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है, पलट देती है। और उस एरिया में जहाँ पे, और ख़ासकर ये दिल्ली महानगर का क्षेत्र है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। 3 सेक्टर है। एक तो जितने भी हमारे जो महानगर के आसपास या जो पेड़ पौधे लगे हैं और उनके जो लीफ लिटर्स आते हैं, जो पत्तियां गिरती है,
उसको इकट्ठा करके आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जला देते हैं, जो कि वो भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में। तो उन पत्तियों को भी हम इकट्ठा करके एक जगह पे कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा चीज़ देखने को मिला कि जो फूल के अवशेष हैं, जो फ्लावर्स है, इन फ्लावर को भी अगर हम एक जगह इकट्ठा करके और उसको हम डिकम्पोजर के माध्यम से बनाते हैं तो एक बहुत अच्छे किस्म का हमारा फर्टिलाइज़र तैयार होता है। तीसरी बात आती है सब्जियों की। सब्जियों के जितने भी मंडी हैं यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, आजादपुर मंडी है, केशवपुर मंडी है, वहाँ पे भी अवशेष होते हैं। जो सब्जियों के छिलके हैं या हमारे खेतों में जो अवशेष बचते हैं, इनको इकट्ठा करके अगर हम इनको एक जगह पे तीनों सेक्टर को, जैसे हमने बताया पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, फूल है, इसके अलावा सब्जियों के जो अवशेष है, इसको आप इकट्ठा करके आप एक जगह पे डिकम्पोजर के माध्यम से अगर खाद बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा अच्छा व्यवसाय, क्योंकि एक व्यवसाय का भी रूप धारण कर सकता है। तो इन अवशेषों को हम खाद तैयार करके पैकेजिंग करके मार्केट में बेच के आय भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्जी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे धान की खेती होती है और सब्जी लगाना होता है, उन क्षेत्रों में ये पहले बहुत दिक्कत आती थी को लंबी लंबी अगर ठूट होती थी या अवशेष होते थे, उसमें सब्जी की बुआई करना मुश्किल होता था। तो इसके लिए जो सरकार द्वारा ये स्वस्थानीय प्रबंधन में जो स्कीम चलाई गई है, इसमें एक मशीन है जो कि डीप प्लाऊ है, उसको पूरे मिट्टी को और अवशेष को अंदर दबा देती है, जिससे कि आसानी से सब्जी वाले किसान उसमें खेत तैयार करके और सब्जी लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो काफी विस्तार से जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक ने इसके बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में, और आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा में, जहां कृषि वैज्ञानिक भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई बहन। तो फिर आइए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे किसान भाई बहनों का और उनसे पूछते हैं अगला सवाल। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, या कहें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। किस तरह से बढ़ाया जा सकता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को फसल अवशेष प्रबंधन करके? कौन जानकारी देगा इसके बारे में? चाहूंगी आप लोग अपने अपने हाथ उठाएं। पीछे से हमारी एक महिला किसान बहन है जिन्होंने अपना हाथ उठाया है। आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या उत्तर होगा। जी मैम, ये जो हमारे फसल अवशेष होते हैं, इन्हें हम जलाने की बजाय अगर मिट्टी में दबा देते हैं और इसकी जो है खाद बन जाती है, उसको हम अपने फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोबर वगैरह को भी मिलाने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी खेती और ज़्यादा अच्छी होगी। आप ये कहना चाह रही हूँ उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम निशा है। जी निशा जी। और आजकल गाँव में गोबर औरतें एक जगह इकट्ठा करती हैं, और फिर जब ये आती है गेहूँ वगैरह बोने की बारी, जब वो गोबर उठा के खेतों में डलवा देते हैं, और इससे फिर हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती है इससे ज़्यादा। बिल्कुल, तो यहाँ हमें 2 उत्तर जो हैं वो मिले हैं, और एक बार फिर से रुक करते हैं वैज्ञानिकों का और देखते हैं कि हमारी कौन सी महिला किसान बहन है जिसने सही जवाब दिया है। जी, जो निशाई जो है उनका आंसर कुछ हद तक ठीक है, और बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा वो ही। बिल्कुल, तो निशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और निशा जी आइए, अपना किसान कप जो है वो ले जाइए। निशा जी के लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए।
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो फसल अवशेष है उसे प्रबंधन करने से सबसे ज़्यादा ज़मीन पर असर पड़ता है, और जो कि अगर उसे मिला देते हैं खेत में हम अपने, या फिर उसके मल्चिंग के उसमें यूज करते हैं, तो उसके स्वास्थ्य पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो ज़मीन की जो संरचना है, जो भौतिक संरचना है और केमिकल संरचना है और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं वो है, ये बहुत अच्छे, इस पर जो है डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसका। इसमें क्या है, जो मतलब भौतिक संरचना जो है ज़मीन की, उसमें क्या होता है, जैसे हम अपना जो रेजिडू, जो क्रॉप रेजिडू जो है, जो धान का अवशेष है, उसे जब मिलाते हैं तो जो जीवाश्म जो है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है उसके सड़ने के बाद में। जब जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी जो ज़मीन की संरचना है वो अच्छी होगी, और उसमें क्या है, जो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, जो पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी। और जैसे हम उसे ज़मीन में मिलाने के बाद क्या होती है, जो जल धारण क्षमता है ज़मीन की वो भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हम जैसे जीरो टिलेज से सोइंग करते हैं धान की, वो गेहूं की, तो उसमें क्या होगा, गेहूं की सोइंग करते हैं जीरो टिलेज से, तो उसमें ज़मीन जो है कम डिस्टर्ब होती है, जिसमें क्या है कम जुताइयों की आवश्यकता होती है, एक में ही हो जाता है। और बाकी जो जैसे फार्मर ज़्यादातर करते हैं उसमें 8-9 जुताइयों की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें क्या होता है, जो 8-9 जुताइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो खेत ज़्यादा तक खुलेगा। खुलने से क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन जाएगी, वो ऑक्सीजन जाएगी, हवा जाएगी, उससे क्या होता है, जो जीवाश्म पदार्थ जो पहले से ही है वो डिकम्पोज हो जाता है जल्दी से, और उसमें धीरे धीरे कम मात्रा, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करने से हमारी जो संरचना जो है ज़मीन की वो ख़त्म हो जाती है। इससे क्या है, जैसे हम जीरो टिलेज से करते हैं जुताई, तो उसमें कम से कम जुताई होगी, और जो हार्ड पैन जो बनती है ना, उस ज़मीन के नीचे जुताई करने से जो है ज़्यादा जुताई करने से एक नीचे लेवल पर हार्ड पैन बन जाती है, जो कि पानी का नीचे जाना रोक देती है। और जैसे हम इस तरह की तकनीकें अपनाएंगे, जैसे जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, तो इनसे इस तरह की संभावनाएं कम रहती हैं। और जो है उसकी जो पोषक तत्व की जो मात्रा है वो अवेलेबिलिटी उसे पौधे को ज़्यादा रहेगी, जिससे कि वाटर जो है उसे, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, जैसे जल धारण क्षमता बढ़ने से जो है हमारे पौधे जो हमेशा जो पानी का जो फ्लो है पौधे तक हमेशा बना रहेगा। तो काफी विस्तार से इस विषय के संबंध में भी यहाँ पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने जानकारी दी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, और इस कार्यक्रम में न केवल हम जो है वो किसान भाइयों बहनों से प्रश्न पूछते हैं, बल्कि अगर उनके मन में भी कोई समस्या है और वो अपने किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो वो भी सीधा जो है वो हमारे वैज्ञानिकों से यहाँ से इस कार्यक्रम के जरिए बातचीत कर सकते हैं। अब आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहेगा हमारे कृषि वैज्ञानिकों से किसी इस विषय के संबंध में, बिल्कुल यहाँ पर काफी जो है वो हाथ पीछे से खड़े हुए हैं, और जानते हैं कि उन लोगों के मन में क्या प्रश्न है, वो क्या पूछना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञों से। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलदार सिंह है, गांव डासा है जी। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके हर प्रश्न का सवाल हमने दिया जो बैठे हैं, हमने दीमक से क्यों कर छुटकारा मिला, हमने ये बता दो, ये हमारा सवाल आप दो। बिल्कुल, तो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से दीमक से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। दीमक का सबसे पहले तो ये कि आपके क्या गेहूं में समस्या आती है या किसी सब्जी में आती है, किस चीज में समस्या आती है? किस दीमक फसल में जो है वो समस्या आ रही है, गेहूं में आ रही है कि सब्जी फसल में? फसल में समस्या आ रही है, फल में भी, सब्जी में भी और गेहूं में भी। अगर अभी आप जैसे बता रहे हैं कि अगर आपको अभी बुआई करेंगे जैसे गेहूं की, तो सबसे पहले दीमक के बचाव के लिए आप क्लोरोपाइरीफास नाम से एक दवाई आती है, उस दवाई को 4 ml मात्रा 1 किलो बीज के लिए आप पहले तो बीज में मिला लीजिए उसके ऊपर जो कि ये लिक्विड में आती है, इसको आप बीज के ऊपर डाल लेंगे, फिर हाथ से उसे मिला दीजिए, फिर इसकी आप बुआई किए। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि पहली सिंचाई करने के बाद उस समय पहले दिखाई देती है तो दीमक, या फिर अंत में लास्ट में जब कटाई के समय आती है फसल तब दिखाई देती है, तो इसके लिए भी आप पहली सिंचाई पे क्लोरोपाइरीफास की 1.5 लीटर मात्रा को 1 किले के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसे 4-5 किलो बालू रेत में मिला के पूरे खेत में छिड़क सकते हैं, या फिर जो ग्लूकोज की जो बोतल होती है उसके माध्यम से भी पानी के साथ आप पूरे खेत में इसको दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो दीमक की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और आप में से आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा प्लॉट है काफ़ी मतलब 100 गज में, तो मैं उसमें ना थोड़े से हिस्से में पालक और मेथी उगाती हूँ। तो मैं पालक और मेथी एक ही प्रक्रिया से उगाती हूँ और सारी चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन पालक तो हो जाती है, लेकिन मेथी का कोई वो जो है पेड़ उगता है वो उगता ही नहीं है। तो मैं 3-4 साल से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
जी। एक तो जब भी आप किचन गार्डन की बात कर रही हैं आप, तो जो भी किचन गार्डन लगा रहे हैं इस बात का ध्यान दें, एक तो सारी सब्जियों का लगाने का समय का आपने ज़रूर ध्यान देना है कि खरीफ मौसम, रबी मौसम और जायद मौसम की कौन कौन सी सब्जियां हैं। जैसे कि आपने बताया मेथी की समस्या है, तो मेथी का अभी लगाने का जो समय है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा अभी था, लेकिन अभी 2-3 दिन से तापमान बहुत अच्छा है, तो 25-26 डिग्री आप पेपर वगैरह में तापमान निकलते रहते हैं, तो 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाए तो उस टाइम अभी का समय है, आज के डेट में मेथी लगाने का बहुत सही समय है, क्योंकि तापमान अधिक होता है तो उसमें क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज आती है। उगता तो है लेकिन वह तापमान अधिक होने के कारण से वो उसमें से निकल जाता है। तो आपने तापमान का ध्यान देना है और समय का ध्यान देना है। तो आप अभी समय अच्छा है, आप इस समय लगाएंगे तो आपका मेथी अच्छा चलेगा। बिल्कुल। एक और हमारी किसान बहन है जिन्होंने अपना प्रश्न जो है वो करना है विशेषज्ञों से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में जो है अमरूद और चीकू और अनार की बेल लगी हुई है, उसके पत्ते जो हैं बहुत जल्दी कीड़ा जो लग जाता है और वो खा जाते हैं, जिससे जो है फल भी काला हो जाता है एक स्थिति में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसके उपचार के लिए मुझे क्या। जी, अभी जो आपने बताया कि अमरूद में भी, चीकू में भी आपके यहाँ कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा के लिए, क्योंकि आपने किचन अपने घर के लिए है, खासकर हो सकता है कि किचन गार्डनिंग भी अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है उसमें भी कीड़ा आ रहा हो, तो उसके लिए आप जो है नीम पेस्टिसाइड आती है, नीम ऑयल के नाम से, क्योंकि जो अब हम घर के लिए करते हैं, थोड़े एरिया में करते हैं, किचन गार्डनिंग में करते हैं, तो ये उद्देश्य होता है कि केमिकल का हम कम से कम प्रयोग करें। तो इसके लिए नीम ऑयल आता है, उसको 5 ml मात्रा को आप 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकती हैं, और ये 1 सप्ताह में 1 बार कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी, आपका कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, जो सब्सिडी जो अभी मशीन में पाई हुई है, ये कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या करना पड़ेगा? जी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसान भाइयों, जो ये आपकी स्कीम है, इसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये भारत सरकार की स्कीम है। ये स्कीम जो है राज्य सरकार के द्वारा ये किसानों के बीच में लागू होती है। तो राज्य सरकार के माध्यम से जितनी भी सब्सिडी हैं, क्योंकि भारत सरकार ने राज्य सरकार को दी हुई हैं, तो इसके लिए ये है कि आप का जो नज़दीक का ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो BDO है वहाँ से आप संपर्क करें। इसके लिए जो है कुछ मशीनें हैं, जैसे आपका हैप्पी सीडर है, रूटावेटर है, मल्चर है, और कई तरीके की मशीनें हैं जिन पर आपको सब्सिडी है। सब्सिडी एक तो आपको अगर ग्रुप बना के आप लेते हैं तो उसमें 80% सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल अकेले लेते हैं तो 50% की सब्सिडी आपको मिलेगी। लेने का तरीका ये है कि आप जो है एक फार्म आपको मिलेगा BDO के यहाँ से, उसको आप भरिए। भरने के बाद में उसके कुछ पेपर वो आपसे मांगेगा, जैसे आपका पैन कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगाइए, जो ज़मीन है आप उसका आपकी जो पेपर है वो ज़मीन की फ़ोटोकॉपी आप लगाइए, साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो आधार कार्ड है आपका उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगाइए, और साथ ही साथ जो बैंक के आपके पेपर है, क्योंकि अकाउंट जहाँ भी जिस बैंक में भी है आपका, उसके आपको पेपर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सब्सिडी आएगी वो सीधे आपके अकाउंट में आएगी। तो ये चीज़ें आप जमा कर दीजिए। उसके बाद सरकार के द्वारा एक पूरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जितनी भी मशीनें हैं, इनके कंट्रोल रेट पर एक पूरी की पूरी लिस्ट है भारत सरकार की वेबसाइट पे, उसमें से भी आप देख सकते हैं कि किस जो है कंपनी से आप जो है ये मशीन खरीद सकते हैं। तो कुछ ही जितनी जल्दी आप इसको कर देंगे, क्योंकि अभी समय है आपके पास, उतनी जल्दी आपको जो है ये मशीनरी आपकी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही एक सवाल मेरा भी आप लोगों से यहाँ पर रहेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे देश के हर जिले में है, तो सीधा संपर्क इनका किसानों के साथ ही होता है। तो जब भी समय पे कोई भी नई जानकारी, कोई योजना आती है, तो हमारे भरसक प्रयास रहता है कि इस तकनीकी को किसान तक पहुंचाया जाए। तो वर्ष 2018-19 में ये इस परियोजना की शुरुआत हुई थी और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली को इसमें चुना गया था। तो इसके तहत हमने किसानों के बीच में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता अभियान आयोजित किए, और साथ ही साथ इसमें किसान वैज्ञानिक परामर्श भी कराए गए कार्यक्रम, जिसमें उनको जो मशीनरी कृषि विज्ञान केंद्र को मिली, उनको प्रदर्शन के द्वारा
क्योंकि जब तक हम उसका प्रदर्शन करके नहीं दिखाएंगे तकनीकी का, तब तक किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो प्रदर्शन के द्वारा उनको दिखाया गया, और उसके बाद क्योंकि जागरूकता हमें सभी में लानी है, सिर्फ किसानों में नहीं, हमें पूरी अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों में लानी है। तो इसके लिए हमने स्कूलों का चुनाव किया, जिसमें स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक करने के लिए हमने पोस्टर के द्वारा या क्विज कंपटीशन के द्वारा, इसके द्वारा हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए, ताकि उनमें भी जागरूकता आए कि प्रदूषण का समस्या का हल आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक कारक आपका पराली जलाना भी है। तो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और हम इस वर्ष भी कर रहे हैं। जागरूकता अभियान हमने शुरू कर दिए हैं, और फिर रेडियो जो कि और दूरदर्शन बहुत अच्छा माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इस योजना का लाभ उठाएं, और हमारी मिट्टी, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है मिट्टी को बचाने का, वो सफल हो। बिल्कुल, तो हमारे आज के कार्यक्रम में जो हमारा विषय था फसल अवशेष प्रबंधन, इसको लेकर काफ़ी अच्छी बातचीत जो है वो यहाँ पर रही। जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन्होंने भी अपने प्रश्न जो हैं वो रखे आगे, और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं वो आप लोगों के ज़रूर काम आएंगी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे विशेषज्ञों के लिए, और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप लोगों ने इतना समय निकाला और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, और बहुत बहुत मुबारक जिन हमारे किसान भाई बहनों ने जीता है किसान कप। और इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।